आज हम पेपर देख रहे हैं, एक उसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। पेपर है जेएलओ का, 2019 में हुआ है, आरपीएससी ने करवाया था। इसमें 150 क्वेश्चन है और भारत के संविधान से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। लगभग 5-7 क्वेश्चंस को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस बाकी अलग विभिन्न एग्जाम्स में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं उसके इर्द गिर्द ही हैं। यानी यह पेपर सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। इतना इसमें वो लीगल वाला सिलेबस वाली बात नहीं है, इंडियन पॉलिटी के साधारण से क्वेश्चन है। इसके डिटेल डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि या आप ये समझ सकते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशंस को नोट डाउन करना चाहिए और वो कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसी में आते हैं कि स्टेट और स्टेट्स के वर्सेस जो स्टेट और स्टेट के मध्य जो मामले होते हैं वो वाले, और सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो विवाद होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार में आता है। तो होता है इसका आंसर होगा मूल क्षेत्राधिकार। संविधान 81वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया है? संविधान का जो 81वां संविधान था ये मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किया गया था, 81वां संविधान संशोधन। इसमें 16(4)(b) जोड़ा गया था। इसे कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहते हैं। दरअसल क्या था कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था, इंदिरा साहनी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये सीमा लगा दी थी कि कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर कैंडिडेट अनअवेलेबल होने की स्थिति में यानी उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में अगर SC ST या रिजर्व्ड कम्युनिटी की सीटें खाली रहती हैं तो वो सीटें भी 50% के दायरे में आएगी। यानी बैकलॉग भी अगर रहेगा तो भी उसे जितनी सीटें नोटिफाई होंगी उनका 50% से ज़्यादा सीटें आरक्षित नहीं रह सकती। तो इसको अप्रभावी करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने 16(4)(b) जोड़ा था, जिसका इससे कैरी फॉरवर्ड रूल था। इसका अर्थ ये था कि अगर बैकलॉग की सीटें खाली रह जाती हैं तो अगली वैकेंसी में उनको नोटिफाई करते समय वो 50% के कुल आरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होगा। यानी दोबारा अगर वैकेंसी आती है और उसमें 100 सीटें हैं कुल, और 100 सीटों में अगर 40 सीटें बैकलॉग की हैं तो 40 सीटें बैकलॉग वाली और 50%, मोटा मोटी 50% यानी 49 पॉइंट समथिंग जितना भी रिजर्वेशन है उतना अगर काउंट करके सीटें अगर नोटिफाई करेंगे तो कुल आरक्षित सीटें 50% के दायरे से ज़्यादा जा सकती है। इसका आंसर है 16(4)(b). अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? हमें सब पता है, अनुच्छेद 17। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में कौन सा वक्तव्य गलत है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। यह संख्या 31 नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा दी। आज की डेट में 34 जजेज हैं कुल, यानी CGI प्लस 33 जजेज। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, यद्यपि ये सारे सही हैं। आंसर होगा फर्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस की जो रिक्वायरमेंट, जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए तथा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक के लिए जज रहा हो, या हाई कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायविद हो। और वहीं हाई कोर्ट के लिए योग्यता है भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव, या
हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता। हाईकोर्ट के केसेस में यह तीसरा जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायविद हो, इसका प्रावधान नहीं है। भले ही हाईकोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, न्यूनतम आयु की कोई शर्त नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हाई कोर्ट की योग्यता है वो हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत है। हाई कोर्ट के जज के लिए भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत है। तो आंसर हो गया 10 वर्ष। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश है, सही है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है, यह कथन भी सही है। यद्यपि ये 1935 के निर्देशों के समान है, तथापि हम ये मानते हैं कि 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से इन्हें लिया गया है। 1937 में आयरलैंड का संविधान निर्मित हुआ था, उससे इनको लिया गया है। यह भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रीट जारी कर सकता है, नहीं कर सकता। यह हमें पता है कि यह गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, यानी इनको लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत को निम्नलिखित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट का है और 36 से 51 डीपीएसपी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये है 36 से 51। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। संघीय प्रणाली के आधार पर भारत का संरक्षक है जुडिशरी। इसको ऐसे समझते हैं कि जो संघवाद है, फेडरल सिस्टम, उसकी अनिवार्य विशेषताओं में एक होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यह संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखती है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। हमें पता है कि भाग 3 है वो फंडामेंटल राइट का है, भाग 4 डीपीएसपी का है और भाग 4 ए है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है या जुरिस्डिक्शन है, उसको बढ़ाने या कम करने की शक्ति है वह संसद में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 के तहत रखती है और हाई कोर्ट रखते हैं 226। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है, उससे ज़्यादा विस्तृत दायरा है हाई कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में जारी कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट के मामले में भी यह रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपने निरुद्धि को चुनौती दे सकता है बाय रिट ऑफ हिबस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। आर्टिकल 32 में जो रिट है उन पर डिटेल डिस्कशन हम कभी किसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति को अवैधानिक रूप से कोई कैद कर लेता है तो उसकी रिलीज करने के लिए कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई? हमें पता है कि 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 21 क के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में समाहित किया गया है? 51A क। देखो, वाजपेयी सरकार ने 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तथा एक मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार
में भी संशोधन किया गया था। तो 21 कै और एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 51A में कै जो 10वां मूल कर्तव्य है वह जोड़ा गया था। संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है। आज की तारीख में राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है? मूल संविधान में यह फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे फंडामेंटल ड्यूटी हटा करके संविधान के 300A जो आर्टिकल है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो आज की डेट में यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वैसे तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इसे कहेंगे लीगल राइट है। वैसे अगर राइट्स को अगर टाइप देखें तो 3 तरह के राइट का टाइप हो सकते हैं। इसके अलावा और भी वर्गीकरण पॉसिबल है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेकंड पहले इसको फंडामेंटल राइट लिखते हैं। फर्स्ट टाइप के राइट है फंडामेंटल राइट, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तीसरे हैं लीगल राइट। इनका जो डिटेल डिस्कशन है वो हम फिर कभी लेक्चर में करेंगे। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं? अनुच्छेद 21 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 3-4 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, हम उस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तार है वह 124 से 127 है। तो यहाँ कुछ एक आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान से रिलेटेड है वह महत्वपूर्ण है, वो हमें आर्टिकल वाइज हमें पता होना चाहिए। जैसे स्थापना का पहला आर्टिकल है 124, तो 124 में स्थापना, गठन और जजेज का हटाना मेनली 124 ब्रैकेट में 4 इस आर्टिकल में जजेज के हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अलावा 129 है जो यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय के 2 अर्थ हैं या 2 विशेषताएं हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय होंगे वो साक्ष्य के रूप में सभी कोर्ट्स में माने जाएंगे। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी। यद्यपि अभिलेख न्यायालय हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के तहत अभिलेख न्यायालय हैं। आर्टिकल 131 मूल क्षेत्राधिकार का है, उल्लेख किया गया। आर्टिकल 142 ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह एग्ज़ाम्स में बहुत कम पूछा गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। और विशेषकर अब जब राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय हुआ है उसके उपरांत ये काफ़ी न्यूज़पेपर्स में चर्चा में रहा, इस वजह से भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 142 में कहा गया है कि पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में है, यानी और यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है। यानी सामान्यतः क्या होता है, कोर्ट्स सिर्फ किसी मामले को उस सीमा तक ही देखते हैं जिस सीमा तक वह मामला सीमित हो। फॉर एग्जांपल, राम जन्मभूमि विवाद था, वह यह था कि जो लैंड है
वह लैंड पर अधिकार किसका है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ अधिकार किसका है इससे आगे जाकर के इस मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करते हुए यह भी बताया कोर्ट सरकार को या दूसरी पार्टी को कि आप इस लैंड के बदले अलग लैंड आपको दी जाएगी तथा सरकार है वो इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन भी करेगी। तो एक तरीके से ये जो दोनों पॉइंट हैं ये उस जो क्वेश्चंस निहित है जजमेंट में उससे बियॉन्ड जाते हैं। यह पूर्ण न्याय की स्थापना के लिए किया गया है, यानी 142 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति का उपयोग करके यह कार्य किया है। तो इसलिए 142 महत्वपूर्ण है, जिसमें पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में निहित है। 143 सलाहकारी शक्ति है, जो प्रेसिडेंट को सलाह देने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। ऐसी शक्ति हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये 5 आर्टिकल। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है, ये हमने अभी देख लिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोधी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। 22(4) में निवारक निरोध का प्रावधान है। निवारक निरोध से तात्पर्य होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी सामान्यतः क्या देखते हैं कि अरेस्ट कब किया जाता है, जब कोई क्राइम हुआ हो, यानी क्राइम होने के बाद में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि कोई क्राइम होने की संभावना के आधार पर क्राइम होने से पहले ही अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) में किया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल 141 में इसका प्रावधान है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चूंकि यह पेपर लो बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है इसलिए ज़्यादा आर्टिकल्स पूछे गए हैं, लेकिन 8-10 क्वेश्चंस को छोड़कर सारे क्वेश्चंस जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं। निम्न में किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते। ये हमने अभी देखा कि सलाहकारी जो 143 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देने का जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वैसा हाई कोर्ट के पास नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया था। आर्टिकल 32 में जो रिट है यानी संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है कि जो फंडामेंटल राइट को व्यवहारिक धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है, उस आर्टिकल को भारत में भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है, यानी भाग 3 में कौन कौन से अनुच्छेद है। ये भाग 12 से 35। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से आई है। भारत के संविधान में निम्नलिखित, देखो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है ये हम फिर कभी किसी लेक्चर में देखेंगे क्या होता है जुडिशियल रिव्यू और क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, और इससे रिलेटेड जो केसेस की सीरीज़ है, कब कोर्ट ने क्या कहा, यह शक्ति कहाँ से आई, यूएसए में भी यह शक्ति कहाँ से आई, इंडिया में ये कौन से आर्टिकल और कौन से केसेस से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट में ये शक्ति आई, जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों आया, वह कौन सी परिस्थितियाँ हैं या इसकी क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन सा डीपीएसपी नहीं है। देखो हमें पता है कि ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। भारत के नागरिक हेतु समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। इसका प्रावधान शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यह एक अधिकार है यानी एक फंडामेंटल राइट है, न कि डीपीएसपी है, तो इसका डीपीएसपी में उल्लेख नहीं है। निम्न में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना आर्टिकल 38 में है। निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना है, 40 में है।
धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना यह नहीं है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, तो डीपीएसपी में भी ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि इसका लक्ष्य धर्म आधारित राज्य की स्थापना करना है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, इसका भी प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्यों का संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? एक्चुअली यह वर्ड एग्जैक्टली कहीं से ही नहीं लिया गया, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है आरपीएससी के द्वारा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 में कहा गया है। यह शब्द हमने जापान से लिया गया है। आर्टिकल 21 में जो ये वर्ड है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसकी भी व्याख्या की एक भारत में एक कोर्ट के निर्णयों की एक श्रृंखला है जो AK गोपालन से स्टार्ट होकर के मेनका गांधी केस है महत्वपूर्ण, वहाँ तक जाती है। यह भी हम डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 के में जो टर्म है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसकी डेफिनेशन। निम्न में कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? प्रजातांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष और अध्यक्ष प्रणाली। भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बजाय पार्लियामेंट्री यानी संस्थात्मक प्रणाली अपनाई गई है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम USA में है। संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी 7। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन गलत है। गलत इस सेंस में है कि इसको आरपीएससी ने गलत माना है कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट है, यह UK से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह USA से लिया गया है। इसलिए यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेज से लिए गए। स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? देखिए, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तरोत्तर विस्तृत रूप से व्याख्या की गई। तो बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो अच्छे जीवन से संबंधित हैं, उन सभी को आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है, भले ही वो राइट टू प्राइवेसी हो या राइट टू इंफॉर्मेशन हो। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ जो इसका आंसर होगा क्वालिफाइड राइट। इसका जो हिंदी अनुवाद है प्रतिबंधित अधिकार, ये थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है। इस क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है कि यह एक लिमिटेड राइट है, यानी कुछ प्रतिबंध इस पर हैं। तो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो। सारे ही फंडामेंटल राइट एक तरीके से लिमिटेड है, क्वालिफाइड है। कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद अधिकार की अभिव्यक्ति है। राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने भी अच्छे जीवन से संबंधित अधिकार होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के तहत आर्टिकल 21 का पार्ट माना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित हैं? देखिए, भाग 3 में 6 टाइप के मूल अधिकार हैं। अब 6 टाइप्स के, पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार के विलोपन के बाद में 6 तरह के फंडामेंटल राइट हैं, और 19 में भी 6 फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। आर्टिकल 19 के तहत जो 6 टाइप की फ्रीडम की बात है, ये भी पहले 7 थी लेकिन अब 6 है, यानी अब दोनों हैं वो 6। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज रिपब्लिक बिकॉज
रिपब्लिक, देखिए डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक ये दो पदबंध हैं जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि जनता का शासन, यानी पॉपुलर सोवरेनिटी पर आधारित जो शासन होता है वह शासन लोकतांत्रिक कहलाता है। यानी जो सरकार का मुखिया है वह चुना हुआ होना चाहिए। यह जो चुनाव है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वहीं रिपब्लिक का अर्थ होता है कि हेड ऑफ द स्टेट है वह इलेक्टेड होना चाहिए। भारत में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और वह इलेक्टेड है। भारत में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड है। तो रिपब्लिक का अर्थ होता है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। अब यहाँ देखते हैं कि कौन से देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक नहीं है। इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेसी है क्योंकि सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री, वह इलेक्टेड है। रिपब्लिक भी है क्योंकि प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है। यूएसए डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वह इलेक्टेड है। वहाँ चूँकि हेड ऑफ स्टेट भी राष्ट्रपति होता है वो भी इलेक्टेड है, तो इसलिए रिपब्लिक भी है। लेकिन ब्रिटेन इसका अच्छा उदाहरण है क्योंकि ब्रिटेन डेमोक्रेसी है और बहुत ही सशक्त और शानदार लोकतंत्र है ब्रिटेन का। चूँकि वहाँ का पीएम है वह सरकार के मुखिया के नाते इलेक्टेड होता है। लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट है वहाँ क्राउन है और यह इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। संपत्ति अर्जन करने व रखने का अधिकार है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले यह फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके संविधान में अन्यत्र यानी आर्टिकल 300A में इसे रखा गया है। तो वर्तमान में यह संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में संवैधानिक अधिकार को अलग कैटेगरी नहीं माना गया है, इसलिए यह एक लीगल राइट है, या इसे कह सकते हैं कि यह एक ऑर्डिनरी राइट है। भारतीय संविधान कितने प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान करता है, हमने पढ़ लिया। यह जो क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है, यह गलत है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा ऑप्शंस सही है। निर्देशात्मक वाद योग्य नहीं है, निर्देशात्मक हैं एंड रिकमेंडेटरी हैं और शासन के लिए आवश्यक है, तो इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकते हैं? समादेश यानी परमादेश के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में किस भाग के लिए लागू है? दोनों भागों के लिए, पार्ट 3 और 4 दोनों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि जब 352 के तहत आपातकाल लागू हो तो कैसे फंडामेंटल राइट हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है। यह बात लिखी गई है 359 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? तो आर्टिकल 28 और 29 हैं वह अल्पसंख्यकों के हित के लिए हैं, तो आंसर होगा 29।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए में दोहरी नागरिकता है, हमने यह यूके से लिया है। सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है? देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं संविधान में उल्लेखित जो फंडामेंटल राइट हैं उनमें कहीं भी सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में यह निर्णय दिया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है वह एक मूल अधिकार है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आरपीएससी ने मूल अधिकार माना है। निम्न में भिन्न युग्म को पहचानिए। यहाँ हम अधिकारों के जो ग्रुप देख रहे हैं इसमें एक देखते हैं कि अधिकार होते हैं पॉजिटिव राइट और नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जो राज्य पर कुछ करने के लिए प्रतिबंध लगाते हैं या कुछ करने के लिए उसे डायरेक्ट करते हैं। नेगेटिव राइट्स वो होते हैं जो उस पर कुछ ना करने का प्रतिबंध लगाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि राइट टू कल्चरल और एजुकेशनल फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है और राइट टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो है ये एक तरीके से नेगेटिव नेचर का है, अलग है, क्योंकि ये कुछ करने पे प्रतिबंध लगाता है। क्या रूढ़ि गतिविधि को जो भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती? क्या आर्टिकल 20 और 21 के अलावा अनुच्छेद 367 को हमने भी देखा था। अनुच्छेद 367 में यह प्रावधान है कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा सभी मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है इंडिया दैट इज भारत। भारत हिंदुस्तान हमारे देश को संबोधित करती है। ये इस क्वेश्चन को गलत माना है क्योंकि इसमें भारत ये जो एक तरीके से दो ऑप्शंस सही हो गए, तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने गलत माना है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च उच्च न्यायालय करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इसका डिटेल तो हम कभी बाद में देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू से तात्पर्य होता है कि जो सरकार का विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका आदेश जारी करती है। इन आदेशों और कानूनों को कोर्ट्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं कि कहीं ये जो देश का सुप्रीम लॉ है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। इस आधार पर वो इनके द्वारा निर्मित कानून और आदेश को खारिज कर सकती है। इस शक्ति को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉस, यानी विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, यानी विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियां संविधान के अनुरूप है या नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, 62 साल में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल में होते हैं। निम्न किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। लोकसभा अध्यक्ष ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार हमने ब्रिटेन से नहीं लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान है वो लिखित नहीं है, तो वहाँ मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, इसका प्रावधान आर्टिकल 50 में उल्लेख है, यानी यह एक डीपीएसपी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा दी जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कोई व्यक्ति को अवैध रूप से कैद नहीं कर सकता, जेल नहीं रख सकता, तो यह हिबस कॉर्पस के द्वारा की जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना वेतन प्राप्त होता है संचित निधि से। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया की संचित निधि है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी और पेंशन दोनों, और वहीं हाई कोर्ट के जजेस की सिर्फ पेंशन, ये भारत के कंसोलिडेट फंड से मिलती है। यह इसलिए मिलती है कि एक जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी सैलरी तो मिलती है जिस राज्य में वह काम कर रहा होता है, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी तो मिलती है जिस राज्य में काम कर रहा होता है उस राज्य के कंसोलिडेट फंड से। लेकिन चूंकि एक हाई कोर्ट का जज है वो कई राज्यों की हाई कोर्ट्स में काम कर चुका होता है, इसलिए उसकी पेंशन का प्रावधान कौन से राज्य पे डाला जाए यह न करके उसकी पेंशन का प्रावधान भारत की संचित निधि से किया गया। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का क्या अर्थ है? आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय और 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। इसका अर्थ हम पढ़ चुके हैं। दो अर्थ होते हैं इसके। न्यायालय जो सभी अभिलेख संरक्षित रखता है, साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है। ये दोनों आदेश हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा का सही संयोजन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये प्रियम्बल में इसका उल्लेख है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज तक कभी नहीं आया या मैंने नहीं देखा। इनका क्रम कभी भी आ सकता है कि ये किस क्रम में इन तीनों शब्दों का उल्लेख किया गया है। निम्न में किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? संविधान का जो 42वां संशोधन था 1976 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, इसको संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संविधा का प्रावधान किया गया है? समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका प्रावधान 44 में किया गया है। किस संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी थी? ये जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें यह प्रावधान किया गया था। जो संविधान संशोधन 24, 25, 39, 42 ये पूरी सीरीज़ है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजन आते गए और कैसे अलग अलग डिसीजन को इन संविधान संशोधनों के द्वारा पलटा गया। ये हम जब मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संबंध, मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संबंध तथा बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जुडिशियल रिव्यू के साथ यह देखेंगे, तब इस डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे कब कब यह चीज़ें इवॉल्व हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 124(4) में जो प्रक्रिया दी गई है उसके अनुपालना में भारत के संविधान को स्वीकार किया संविधान सभा ने किया था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया था। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन है कि प्रशासन में जब राष्ट्रपति प्रणाली भारत में है ही नहीं तो यह मूल ढांचा कैसे हो सकती है? निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिंस्टर पद्धति व विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? यूके ने किया, ब्रिटेन ने किया, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है।
भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधी मूल कर्तव्य को उपबंधित किया गया है। ये जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, वह हम मूल कर्तव्य पर जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। उससे यह याद इजी हो जाता है कि ये आई में है या ई में है या एफ में है या जे में है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष शब्द से तात्पर्य है कि जो सेक्युलरिज्म है उसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। जो सेक्युलरिज्म की पश्चिम और भारतीय जो अवधारणा है, इनमें क्या अंतर है ये हम जब सेक्युलरिज्म पे लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन सामान्य अर्थ में सेक्युलरिज्म से तात्पर्य ये होता है, दो अर्थ होते हैं। तो आंसर हो गया नॉट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों पदबंधों का उपयोग किया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं कि विधि की समक्ष समता है, ये यूके से आया है, और विधियों का समान संरक्षण यूएसए से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। निम्न में किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है? देखिए, आर्टिकल 19 को हम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। इसको अंतर्निहित माना गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको आर्टिकल 352 के तहत जो घोषित राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आधार पर लगाया जा सकता है। लेकिन 3 आधार में भी सिर्फ और सिर्फ युद्ध अथवा बाह्य हमला होने की स्थिति में लगाया जाता है, तभी आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, आर्टिकल समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान 39A में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? विधि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका अर्थ है कि कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सभी लोगों के लिए विधि कॉमन होगी और कोई लॉ कानून से ऊपर नहीं होगा। यही जो 3 विशेषताएं हैं ये रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को प्रकट करती है। तो एक तरीके से इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो भारत में विधि के शासन को शामिल करता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट